प्रदेश सरकार बीजेपी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना रही और जिनके बन भी रहे हैं उनका क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। देखिए, हम इन 9 साल के पीरियड को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कालखंड भी कह सकते हैं। ये ऐसा कालखंड है जिसमें अनसंग हीरोज की पहचान की गई। वो ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनको इतिहास में महत्व मिलना चाहिए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद की जो सरकारें रही उनको वो नाम ठीक नहीं लगे, तो उनका महत्व कम मिला। जिस महत्व के वो हकदार थे इतना महत्व नहीं मिला। मैं 2 बड़े नाम तो उस जमाने के ले सकता हूं। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ आप सबको पता है कि वो मान और सम्मान तो नहीं मिला। और राजेंद्र प्रसाद जी जब उनका संस्कार हुआ था तब सब बुक्स में भी है, आपके भी ध्यान में है, मुट्ठी ऐसे रात उठाई थी सरदार पटेल साहब। मानगढ़ धाम, ये देखिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। और मानगढ़ धाम की विकास की परियोजनाएं, उसके बारे में चिंतन, ये सब हो रहा है। आप देखेंगे कि एक बड़ा काम और हुआ है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आपको लगता है कि ये जो मूर्तियां चोरी हो जाती थी, तस्करी के लोग तस्कर कितने होते थे और हमारी संस्कृति को नष्ट करते थे, हम कोई बहुत बड़ा उसमें पैरवी नहीं करते थे, हल्की पैरवी करके छोड़ देते थे। तो आप आंकड़ा देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। 2014 से पहले खाली चोरी गई 13 मूर्तियां वापिस आई, 13। और 14 के बाद कितनी आई? 231। यू जस्ट सी द स्पीड एंड स्केल। यही नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कालखंड के हर योजना में यही है। उन्होंने स्केल भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ाई। कहां 13 मूर्तियां आई इतने सालों के प्रयासों के बाद, और कहां 2014 के बाद 231 चोरी गई हमारी मूर्तियां, वस्त्र वापिस आई। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के शिक्षा मॉडल का देश भर में प्रचार करते हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल उत्तम नगर में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन दिल्ली के लोगों को समर्पित किया। स्कूल का उद्घाटन करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति को हम रुकने नहीं देंगे। आज पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है और आने वाले दिनों में बाकी बिल्डिंगों को भी जल्द तैयार किया जाएगा। चौहान साहब बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई चौहान साहब, इतना अच्छा स्कूल और डिजाइन करने के लिए बच्चों के लिए। जैसा अभी आतिशी जी ने बताया कि ये स्कूल 1985 में बना था। 1985 से अभी तक 37 साल हो गए। इन 37 सालों में इस पार्टी की सरकार भी आई और उस पार्टी की सरकार भी आई, लेकिन स्कूल किसी भी पार्टी के पॉलिटिक्स में अहमियत नहीं रखते थे। स्कूलों को ठीक करना, बच्चों को शिक्षा देना, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये कोई बात ही नहीं होती थी राजनीति के अंदर। कोई ना कांग्रेस कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, ना बीजेपी कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हम आने के बाद बस यही कहते हैं कि हमको वोट दोगे तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हमारी तो पूरी की पूरी राजनीति बच्चों की शिक्षा के ऊपर आधारित है। 37 साल के अंदर दोनों पार्टियों की सरकारें आई, किसी पार्टी ने आपके टिन वाले स्कूल को ठीक करने की नहीं सोची।
लेकिन कहते हैं कि हम तो केवल वो हैं, मीन्स हैं, ऊपर वाला करवाता है। तो ऊपर वाला शायद इंतजार कर रहा था कि एक दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और वो दिल्ली के सारे टिन वाले स्कूलों को शानदार बनाएगी। पहले एक गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में आता था तो उसके अंदर बहुत हीन भावना होती थी कि मैं कैसे स्कूल में जा रहा हूं। उसी घर के अंदर, एक ही घर के अंदर मैंने कई पहले राजनीति में आने के पहले हम भी एनजीओ में काम करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में काम किया करते थे लोगों के साथ। एक ही घर के अंदर एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे, वहां पढ़ाई नहीं होती थी। बेटे को किसी तरह से पेट काट के माँ बाप आसपास के छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे। उसी के अंदर हीन भावना रहती थी बेटी के अंदर कि मैं तो बेकार के स्कूल में जा रहा हूं। उसे लगता ही नहीं था कि मैं कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हूं, बस ये था इतनी पढ़ जाएगी, 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ जाएगी, फिर शादी कर देंगे। लेकिन अब जिस किस्म के सरकारी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं, ये बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने जा रहे हैं। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। अब जो बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं वो हीन भावना नहीं, जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए हैं कि हम भी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं और हम भी भारत माता के सपनों को साकार कर सकते हैं, भारत के विकास के अंदर हम भी शामिल हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस अब हमारे बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है। आज जितनी ये बच्चियां आई हुई हैं, इनके चेहरे के ऊपर जो खुशी और जो चमक दिखाई दे रही है, जो पेरेंट्स आए हुए हैं उन पेरेंट्स के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब हमारा बच्चा परिवार के लिए, बड़ा होकर परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकता है। पहले गरीब घर के अंदर माँ बाप यही सोचते थे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, स्कूल में भेज के क्या करेंगे, टाइम खराब करता है, इसको काम पे लगाओ, 2 पैसे कमा के तो लाएगा। अब वो खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। एक के बाद एक शानदार स्कूल पूरे दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। कुछ बिल्डिंग रह गई अब, जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि कितनी और बिल्डिंग रह गई हैं। कुछ चंद बिल्डिंग रह गई हैं, बाकी दिल्ली सरकार के सारे स्कूल लगभग इसी किस्म के, इसी स्टैंडर्ड के स्कूल बन। जाफराबाद में 5 जून की रात हुई फायरिंग में क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर हासिम बाबा गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनसे 5 पिस्तौल और 15 कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं अभी इस मामले में शामिल 2 और बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल हासिम बाबा के कहने पर इन लोगों ने प्रतिद्वंदी छेनू गैंग के बदमाश अरबाज पर हमला किया था। इस हमले में 5 लोग घायल हुए थे। सभी का इलाज चल रहा है। जांच में पुलिस को पता चला कि हासिम बाबा गिरोह ने ये हमला विरोधी गिरोह को खत्म करने के लिए कराया था। दरअसल यमुना पार में हासिम बाबा और छेनू गैंग में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। इलाके में होने वाली सट्टेबाजी और उगाही को लेकर दोनों गैंग अक्सर भिड़ते रहते हैं। वहीं करोल बाग जोन के अंदर निगम के कर्मचारी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद अंकुश नारग ने एमसीडी के डीसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डिंग माफियाओं से एमसीडी के कर्मचारी उगाही कर रहे हैं और इस भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने करोल बाग जोन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं करोल बाग जोन के कर्मचारियों ने निगम पार्षद अंकुश नारग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। दोनों का अपना अपना एक दूसरे पर आरोप है। निगम कर्मचारियों ने कहा कि जब तक पार्षद माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। एमसीडी कर्मचारी का कहना है कि डीसी के साथ आम आदमी पार्टी के पार्षद ने अभद्र व्यवहार किया है, उसके साथ कर्मचारियों के साथ लगातार अभद्र व्यवहार करते हैं। अब इस टकराव का बड़ा असर नगर निगम के काम पर पड़ सकता है। देखिए, हमारी जोन की मीटिंग के अंदर हम 11 के 11 पार्षद ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट आज से पहले बिल्डिंग माफिया जो ऑपरेट करता है यहाँ पे, बिल्डिंग माफिया और इन सारे अफसरों की सेटिंग है आपस में। नीचे जेई से लेकर प्राइवेट मैट इन्होंने लगा रखे हैं। जेई, एई, एक्सीएन, आगे एसी, डीसी सबकी साठगांठ है। और डीसी तो परमानेंटली ये चीज देखता है कि कहां से वसूली आ रही है, कहां से किस वार्ड से वसूली नहीं आ रही है। उसकी कई बिल्डिंगें हैं, हमने आवाज उठाई कि जहां से अवैध वसूली करते हैं।
हमारा प्रश्न सिर्फ एक है, 5 महीने हुए हैं हमें आए हुए, और ये बिल्डिंग माफिया इतना ऑपरेटिव है, इनके साथ पूरी गठजोड़ बना के बैठा है ऑफिसर्स के साथ। और जितने पिछले 5 साल में जब भाजपा थी हमारे इलाकों के अंदर, इन्होंने कितनी बिल्डिंगों के ऊपर नोटिस भेजे और पिछले 5 महीने में कितने नोटिस भेजे, ये जायज बात है, ये मांगने का अधिकार है। दूसरी बात, इन पिछले 5 महीनों में इन्होंने कितनी बिल्डिंगों पे एक्शन लिए और पिछले 5 वर्ष के भाजपा के कार्यकाल में कितने एक्शन लिए थे। तीसरी बात, इन्होंने पिछले 5 वर्ष में कितने नक्शे पास करवा के बिल्डिंगों को बनवाया है। देखिए, डीसी के पास एक भी जवाब नहीं है इस बात का। सुनिएगा मेरी बात, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमें जनता ने चुन के भेजा है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जब हमारे क्षेत्रवासियों के लेंटर पे जब हथौड़े चलते हैं और वो लीगली बना रहे होते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि वो इनके जेई को, इनके डीसी को, एसी को पैसे नहीं। वजह उसकी बदतमीजियां हैं। वो एकदम सरेआम मेयर साहिबा के कमरे में उसने सरेआम हमारे डीसी को बेइज्जत किया, यही सबसे बड़ी वजह है। वो तो फिर किसी को समझेगा ही नहीं जब डीसी को ही कुछ नहीं समझ रहा। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई कोई बिल्डर माफिया के साथ मिला है, पकड़वाओ उसको। हम कब सहारा दे रहे हैं उनको, और यही मिले हुए हैं, हमें तो सुनने में यही आ रहा है। वो जेई लोग कहते हैं कि यही मिले हुए हैं जी। वो तो क्या, उस मीटिंग के अंदर जहाँ तक मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर कोई जेई यदि मेरे एरिया में घुस गया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। अरे भाई, जेई तो अपनी ड्यूटी करने जाएगा ही, उसको तो अलॉट किया हुआ है एरिया, वो तो अपने एरिया के अंदर जाएगा ही। तो सर क्या मांग है अब आप लोगों? मांग हमारी ये है कि ये जो बदतमीजी है ये अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ ना हो, और इसका अगर ये करेंगे और जोर जबरदस्ती से अपने काम करवाएंगे तो हमारा बिल्कुल सहयोग नहीं मिलेगा। वहीं गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से द्वारका के गोमती घाट पर हाई टाइड देखा गया। आईएमडी के अनुसार बहुत गंभीर चक्रवात तूफान बिपरजॉय 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ में टकराएगा। आपको बता दें कि बिपरजॉय पहले तीव्र मध्यम गति से बढ़ रहा था, उसके बाद अचानक से तूफान की स्थिति में बदलाव आया और अब तीव्र गति से कच्छ केरल की तरफ और महाराष्ट्र की तरफ जो बिपरजॉय तूफान है वो बढ़ रहा है। वहीं तमाम जो राहत बचाव दल हैं वो अभी से ही तटीय इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। लगातार अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से भी नज़र बनाए रखी जा रही है। स्थानीय लोगों को भी तूफान को लेकर चेतावनी दी जा रही है। वहीं अलीगढ़ के इगलास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एसडीएम के छापेमार कार्रवाई की गई। उनकी तरफ से इस दौरान एएनएम की स्कूटी में प्राइवेट दवा मिली। चिकित्सक द्वारा प्राइवेट दवा लिखने और प्राइवेट मेडिकल स्टोर द्वारा दवा सप्लाई करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संविदाकर्मी एएनएम की सेवा समाप्त करने के साथ मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। वहीं प्राइवेट दवा लिखने वाले चिकित्सक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए और साफ हिदायत देते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों का उपचार होना चाहिए। शासन के निर्देशों के विरुद्ध काम करने वाले चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इगलास जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एसडीएम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था, क्योंकि पूर्व में कुछ इसकी शिकायतें मुझे प्राप्त हुई थी, तो हमने उनको निर्देशित किया था कि आप इसकी औचक जांच करें। औचक जांच में पाया गया कि जो वहाँ की एएनएम थी, उसके गाड़ी की डिक्की में, जो स्कूटी थी उसकी डिक्की में निजी मेडिकल स्टोर की दवाएं प्राप्त हुई, और इस आशय की भी शिकायतें थी कि वहाँ पर डॉक्टर्स बाहरी दवाओं को लिखते हैं। तो एक काकस वहाँ पर एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार उभर कर आया, जिसमें एक मेडिकल स्टोर था, एएनएम थी और एक डॉक्टर था। एएनएम संविदाकर्मी थी, इसलिए उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। जो मेडिकल स्टोर था उसे सील किया गया और उसके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और इसी प्रकार से जो वहाँ चिकित्सक थे उनकी भी संलिप्तता पाते हुए उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश। वहीं औरैया में हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर में ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भीषण दुर्घटना हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही ट्रक चालक और हेल्पर गंभीर तौर पर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अजीतमल सीएचसी में भर्ती करवाया। वहीं ट्रैक्टर चालक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले में अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुट गई।
वहीं बुलंदशहर में सीमेंट से भरे ट्रैक्टर ट्राली को लूटने के विरोध में ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी गई। बता दें कि घर के बाहर ट्रैक्टर पर युवक सो रहा था जब यह घटना हुई। हालांकि वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों को आता देख ट्रैक्टर ट्राली लेकर नहीं भाग पाए बदमाश। वहीं इसी बीच ग्रामीणों को खेत में रस्सियों से बंधा ड्राइवर का शव मिला। मौके पर पुलिस और क्षेत्राधिकारी फॉरेंसिक की टीम के साथ पहुंचे, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। गांव रुस्तमगढ़ी अनूपशहर रोड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बीती रात ये मतलब चाचा जी ट्रैक्टर पर सो रहे थे। ट्रैक्टर पर सोते हुए ट्रैक्टर से उठा के ले गए हैं पल्ली साइड। वहाँ इनको बांधा है। मेरे भैया को आवाज़ पहुंची वहाँ से, तो मेरे भैया वहाँ से भागते हुए आए हैं। क्या बजे घटना है रात की? ये रात 1:20 की है। अच्छा, 1:20 से भैया आए हैं तो ट्रैक्टर चालू है। तो चालू है तो ट्रैक्टर भैया ने आगे बंद करा। ट्रैक्टर बंद होने के बाद हमने अपने चाचा जी देखे, तो चाचा जी के साथ हम बहुत हमारे परिवार से, तो उन्हें देखने के बाद वो चाचा जी बंधे हुए पड़े थे। देखे तो वो खत्म हो गए थे। अच्छा। बीती रात थाना छतारी अंतर्गत थाने से 3-4 किलोमीटर दूरी पे गांव है रुस्तमगढ़ी। यहाँ से सूचना आती है और पुलिस मौके पे पहुंचती है। तो गांव में रोड से हट करके एक आदमी जो कुंवरपाल नाम के हैं, इनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, जिसपे हाथ पैर बंधे हुए थे। शरीर पर कोई जाहिरा चोट उस तरह से दिखाई नहीं थी। नाक से ब्लड आ रहा था और तत्काल फॉरेंसिक टीम, एसओजी की टीम हमारी मौके पर पहुंच करके हम लोगों ने आवश्यक साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और परिजनों के तहरीर पर 302 का IPC में मुकदमा कायम कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया परिजनों द्वारा कोई किसी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया गया है। अज्ञात में इनके द्वारा मुकदमा कायम। वहीं राजस्थान के अलवर जिले से दरभंगा रिफाइंड लेकर जा रहे कंटेनर हादसे का शिकार हो गया और कन्नौज की ठठिया परफ्यूम पार्क के सामने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि एक रिफाइंड भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया और पलटते ही कंटेनर में आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ गई और लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक नींद आने से यह हादसा हुआ। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और ड्राइवर की जान बचाई जा सकी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासनिक कार्यालय सतपुड़ा में भवन में सोमवार को आग लग गई। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर मौजूद भोपाल के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि CISF और सेना के अन्य एजेंसियों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया और इस पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले देर रात मौके पर पहुंचे भोपाल के पूर्व कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि आग की लपटों पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग में अभी भी कई जगहों से धुएं का गुबार उठ रहा है, जिससे बाद में आग पकड़ने की आशंका है। इसलिए सभी टीमें लगातार काम कर रही हैं ताकि कोई खतरा ना रहे। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता नहीं है। आग लगने के कारणों को लेकर उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर ये बात सामने आई कि आग लगने का पीछे का कारण शॉर्ट सर्किट है, लेकिन इसकी जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम का गठन कर दिया गया है। जाना, नष्ट हो जाना, ऐसा नहीं। कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी। जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे। यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं, पूरी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक इसका डाटा रहता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखो मित्रों, कांग्रेस की आप चर्चा कर रहे हैं, ये कांग्रेस जो है ना, वह सहायता में तो कहीं मिली नहीं होगी। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो
इनकी तैयारियों पे कई बार उसके पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी को हराना है, उसके बाद विपक्ष ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। सुशील मोदी ने हमला करते हुए कहा कि बारात निकल गई, तब लड़की का चेहरा देखकर तय किया जाएगा कि दूल्हा कौन होगा। जनता जानना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन करेगा। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए। इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर, नवीन पटनायक, मायावती, एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे। जो आ रहे हैं उनमें आपस में झगड़ा है, हाथ मिलाने से दिल नहीं मिला करते। माया, अरे जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तो तय होना चाहिए ना। तो इनको डर है कि सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा, कोई नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगा, कोई केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेगा। अरे जनता जानना चाहेगी ना नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है। लोग चेहरा देखना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए, लेकिन ये नाम नहीं तय कर सकते। और देखिए इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर नहीं आ रहे हैं। ये तो केसीआर आए थे ना बिहार, क्यों नहीं आ रहे हैं केसीआर। इनकी बैठक में नवीन पटनायक नहीं आ रहे हैं, जबकि गए थे निमंत्रण देने के लिए। उड़ीसा क्यों नहीं आ रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे हैं, मायावती नहीं आ रही हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनमें आपस में कितना झगड़ा कि बंगाल में पंचायत का चुनाव चल रहा है और परसों कांग्रेस के कार्यकर्ता की टीएमसी के लोगों ने हत्या कर दी। और अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर पंचायत का चुनाव कराया जाए। उधर दिल्ली में ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में तलवार खींची हुई है। आज तक समय नहीं दिया उन्होंने, तो इसलिए ये हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए केंद्रीय बल और कोर्ट द्वारा निगरानी बहुत जरूरी है। टीएमसी ने राज्य चुनाव आयोग को अपना सीमावर्ती संगठन बना लिया है। बंगाल की हालत जंगल राज से भी खराब है। 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता वोटर, खासकर ये हिंदू लोग को एक घर से निकाल दिया था। 56 आदमी का मौत हुआ था, उसमें बीजेपी का 2021 का असेंबली का प्रत्याशी मानव शाह भी उसका अंदर था। किस तरीके से वायलेंस हुआ आपने देखा। और इस कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 जांच का जो खंडपीठ बना था उनका डायरेक्शन, एनएचआरसी का रिपोर्ट, बंगाल में कानून बोल के कुछ नहीं है। यहाँ जो रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, जो रूलर है उसका लॉ ही चलता है। ये मेरा बात नहीं है, ये एनएचआरसी का बात है। बंगाल में पिछले 2.5 साल में, पिछले 2 साल से भी ज्यादा 100 से ज्यादा सीबीआई एफआईआर हुआ, 10 से ज्यादा एनआईए एफआईआर हुआ। बंगाल का पुलिस किस तरीके से पार्टीजान सिस्टम में काम कर रहा है ये तो ऑलरेडी साबित हो गया। इसलिए गांव पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए सेंट्रल फोर्स और कोर्ट का मॉनिटरिंग ये वेरी एसेंशियल है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को टीएमसी ने अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, इसलिए वहां से कुछ रिलीफ बंगाल की डेमोक्रेसी में मिलने वाला नहीं है। हम लोग पौरसभा, कॉरपोरेशन का, नगर निगम का चुनाव देखा, किस तरीके से हमारी जाने माने सिंगर द्विजेन मुखर्जी लेट हुआ। उनका प्रयास है, दिवंगत द्विजेन मुखर्जी, उनका वोट भी। मेरे साथ इस बुलेटिन